चुड़ैल का तरबूज रस हैंडपंप। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, रसीले रसीले तरबूज, तरबूज तरबूज। अरे ओ तरबूज वाली, रुक जा जरा, बता तो सही कैसे दे रही है तरबूज। माँ जी 40 रुपए किलो बेच रही हूँ, बताओ कितना तोल दूं? गर्मी में तो तरबूज खाने का मजा ही कुछ और है। चल 2 किलो तरबूज तोल दे। शीतल 2 किलो तरबूज बूढ़ी औरत को देकर बाकी के तरबूज आगे बेचने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद आगे जाकर अचानक से उसकी तरबूज की रेडी एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके बाद उसके सभी तरबूज रेडी से नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, एक तो इतनी कड़ी धूप, ऊपर से इतनी गर्मी में ये तरबूज भी रास्ते में ही गिर गए। ऐसा कहकर शीतल अपने खरबूजों को उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से सड़क पर एक बहुत तेज कार आती है, जिसके बाद शीतल का उस कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। शीतल एक्सीडेंट के दौरान बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। शीतल की थोड़ी थोड़ी सी आंखें खुली होती हैं और वो तड़पते हुए कहती है, पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे इस हैंडपंप से पानी पिला दो। शीतल को अपनी बंद आंखों से सामने एक हैंडपंप दिखाई देता है, जिसके बाद वो रेंग रेंग कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती। अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान शीतल के सिर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। एक तरफ शीतल की रेडी के सभी तरबूज यहाँ से वहां बिखर जाते हैं, तो दूसरी तरफ बेचारी शीतल का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद वो वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। लेकिन मरने के बाद भी शीतल को उसकी आत्मा से मुक्ति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। कितने निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में, किसी को भी मेरी प्यास की कोई फिक्र ही नहीं है। आखिरकार मैं तड़प तड़प कर मर ही गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ऊपर से अब मैं अपने परिवार से भी दूर हो गई हूँ, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। तभी चुड़ैल की नजर उसके तरबूज और हैंडपंप पर पड़ती है, जिसके बाद उसको एक आइडिया आता है। अब जबकि मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ, तो क्यों ना चुड़ैल होने का कुछ फायदा उठाया जाए और हैंडपंप को एक तरबूज का रस वाला हैंडपंप बनाया जाए। चुड़ैल अपने गिरे हुए तरबूज में से एक तरबूज उठाती है और उसको अपनी शक्तियों के द्वारा हैंडपंप के नीचे भेज देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो तरबूज धरती के नीचे एक बहुत ही बड़े विशाल तरबूज में बदल जाता है और हैंडपंप से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाती है, उसके अंदर से तरबूज का जूस निकलने लगता है। मेरी मेहनत रंग लाई, आखिरकार मैंने एक जूस वाले हैंडपंप का आविष्कार कर ही दिया। अब मैं इसके जूस को बेचकर अपने परिवार को पालूंगी और उनकी जरूरत को पूरा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। चुड़ैल उसी समय अपना रूप बदल लेती है। आओ आओ गांव वालों, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक खास चीज है। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वो हैंडपंप चलाना शुरू करती है। देखते ही देखते हैंडपंप के अंदर से तरबूज का रस निकलने लगता है। आओ गांव वालों, मेरे हैंडपंप से तरबूज का जूस पियो। हैंडपंप से तरबूज का जूस देखकर गांव के सभी लोग आकर्षित होते हैं और चुड़ैल से तरबूज का जूस खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आखिर मुझे कमाने का जरिया मिल ही गया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब रात के 12 बज जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। देखते ही देखते रात होने लगती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल अपने हैंडपंप के पास आकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते वहां जितने भी गांव के लोगों ने हैंडपंप से तरबूज का जूस निकलवा कर पिया था, वो वहीं सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आ गए गांव वालों, जो तुमने मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका बदला तो मुझे तुम लोगों से लेना ही था। अब मैं तुम लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डालूंगी, जिसके बाद हैंडपंप से तुम लोगों से बना हुआ तरबूज का जूस निकलेगा। देखते ही देखते चुड़ैल उन सभी लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। ये सब गांव का एक बिरजू नाम का लड़का पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। हे भगवान, बाप रे बाप, ये तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है। अगर ये इसी तरह गांव के लोगों को मारती रहेगी तो गांव का कोई भी आदमी नहीं बचेगा। मुझे इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। बिरजू वहां से छुपकर चला जाता है और जैसी सुबह होती है, वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, अब क्या बताऊं तुम्हें,
कल रात मैंने एक बहुत भयानक चुड़ैल देखी। हमारे गांव में जो हैंडपंप है और उसमें से जो तरबूज का जूस निकलता है वो एक चुड़ैल निकाल रही है। क्या कहा? हैंडपंप से चुड़ैल तरबूज का जूस निकाल रही है? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? जैसे ही रात के 12 बजते हैं चुड़ैल हैंडपंप के पास पहुंच जाती है और साथ ही साथ वहां पर वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने चुड़ैल से तरबूज का जूस लिया था। चुड़ैल उन लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। हे प्रभु, भाई साहब ये आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो चुड़ैल हमारे ही गांव के लोगों का तरबूज का जूस बनाकर हमें पिला रही है। अब हम उस चुड़ैल को इस गांव से कैसे भगाएं? आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? उसे भगाने का कोई तो उपाय होगा ही। अब ये तो हमें तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं। चलो सभी उन्हीं के पास चलते हैं। बिरजू की बात मानकर गांव के सभी लोग उसके साथ इकट्ठा होकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं अभी कुछ ही समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उस औरत की उस जगह मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, जिसके बाद उसने अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए हैंडपंप को ही एक तरबूज का जूस वाला हैंडपंप बना दिया। अब चुड़ैल गांव के लोगों से अपनी मौत का बदला ले रही है, क्योंकि मरते समय वो सभी से पानी मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। बाबा, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा? कोई तो उपाय बताओ। तांत्रिक बाबा गांव के सभी लोगों को चुड़ैल को भगाने का उपाय बताने लगते हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग ठीक रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल गांव के लोगों को देखती है, चुड़ैल उनसे कहती है गांव वालों, तुम क्या यहाँ जबरदस्ती मरने आए हो क्या? नहीं चुड़ैल, हम लोग यहाँ तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं। मेरी मर्जी के बिना तुम लोग मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं दिला सकते। चुड़ैल के ये सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपनी मशालों को हैंडपंप के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप जलने लगता है। देखते ही देखते हैंडपंप के साथ चुड़ैल भी जलने लगती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग इस गलती का भुगतान भुगतोगे। मैं लौट कर जरूर आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जलकर वहाँ से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद बिरजू कहता है शुक्र है तांत्रिक बाबा ने हमें चुड़ैल के मरने का कारण बता दिया। इस चुड़ैल ने अपने शरीर को हैंडपंप के पास ही दफना दिया था ताकि उसे मुक्ति न मिले, और जैसे ही हमने हैंडपंप को जलाया, हैंडपंप के साथ साथ उसकी लाश भी जल गई और उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन गांव वालों, एक बात याद रखना, कभी भी प्यासे को पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुख या तकलीफ में है तो हमेशा उसकी मदद करें, वरना उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। कब्रिस्तान की चुड़ैल। प्रीति अपनी माँ शीतल के साथ मॉल गई थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस और खिलौने थे। तभी एक गुलाबी फ्रॉक देखकर प्रीति कहती है मम्मा, देखो ना सामने वो पिंक कलर की फ्रॉक, मुझे बहुत पसंद है। प्लीज दिला दो ना मम्मा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला सकती। खिलौना दिलाया है ना, कुछ नहीं खरीदना। अब घर चलो। मम्मा प्लीज दिला दो ना। चाहिए, मुझे चाहिए मम्मा, मुझे वो ड्रेस चाहिए। प्रीति, रोना बंद करो, सब हमें ही देख रहे हैं। घर चलो चुपचाप। प्रीति जिद करना बंद नहीं करती और शीतल उसका हाथ पकड़कर मॉल से घर आ जाती है। अपने रूम में रोते हुए प्रीति कहती है मम्मा कुछ नहीं दिलाती, मुझे हमेशा ही ऐसे कर दिया। बस मुझे फ्रॉक पसंद आता है ना, फ्रॉक दिलाती। आइसक्रीम चाहिए कि आइसक्रीम भी नहीं, मेरी बात ही नहीं मानती। हो सकता है मुझसे प्यार ही नहीं करती। मुझे नहीं रहना इस घर में, और मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा बोलकर प्रीति सो जाती है। अगले दिन शीतल उसका मायूस चेहरा देखकर उसे आइसक्रीम देती है। खिलौना न दिलाने की वजह से प्रीति गुस्से में होती है और उस आइसक्रीम को फेंक देती है। तभी शीतल उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, मगर फिर रुक जाती है। ये देखकर प्रीति अपने कमरे में रोने चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने पापा रविंदर को कॉल करके शीतल की शिकायत करती है, लेकिन शीतल उसे सब बता देती है। जिसके बाद रविंद्र अपनी बेटी को और डांटता है। इस बात से गुस्सा होकर प्रीति आधी रात के 2 बजे अपनी गुड़िया लेकर घर से निकल जाती है और खुद से कहती है अब मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। वो मुझे बहुत डांटते और प्यार तो बिल्कुल नहीं करते। मैं आऊंगी नहीं घर पर। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है और कहती है ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ कोई भी नहीं है, कोई मुझे डांटेगा भी नहीं। यहीं खेलकर सो जाऊंगी। अरे वाह, ये कैसा बेंच है? प्रीति कब्र को बेंच समझकर वहीं लेट जाती है तो कभी अपनी डॉल से उसके साथ खेलने लगती है। तभी उसकी डॉल जमीन पर गिरकर कीचड़ से गंदी हो जाती है और वो बोलती है ओफो, मेरी
प्यारी गुड़िया तो खराब हो गई और उसे कैसे साफ करूं? मुझे पानी भी नहीं दिख रहा। अब मैं कैसे खेलूंगी इसके साथ? तुम्हारी डॉल खराब हो गई ना प्रीति? क्या तुम्हें नई डॉल चाहिए? मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ चुड़ैल। तुम्हारी ये छोटी सी डॉल खराब हो गई है ना? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी और बड़ी डॉल देती हूँ। ऐसा बोलते ही चुड़ैल उसे अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी सी गुड़िया देती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, अरे वाह आंटी, ये तो बहुत सुंदर डॉल है। इतनी बड़ी तो मुझे कभी मम्मी ने भी नहीं दिलाई। क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम इसके साथ खेल सकती हो। अब से ये तुम्हारी ही डॉल है। सच्ची आंटी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें सब दे सकती हूँ। हाँ आंटी, मुझे चॉकलेट चाहिए। और हाँ, मम्मी ने जो मुझे पिंक वाली फ्रॉक नहीं दिलाई थी, मुझे वो भी चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हें मैं सारी चीज ला कर देती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल प्रीति की मांगी हुई सारी चीज उसके सामने रख देती है और प्रीति को वो पिंक फ्रॉक पहना देती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह, ये तो वही ड्रेस है जो मुझे मम्मी ने दिलाई नहीं थी। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, अब मैं घर चलती हूँ। नहीं रुको, तुम अपने घर नहीं जा सकती हो। पर आंटी, मेरी मम्मी ढूंढेंगी मुझे। ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर रोज इसी समय मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर खिलौने दूंगी। ठीक है आंटी, मैं रात को आऊंगी। ये सुनकर प्रीति उसकी दी हुई चॉकलेट लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह उसकी माँ देखती है तो बोलती है, प्रीति, ये तो वही फ्रॉक है जिसके लिए तू जिद कर रही थी। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने तो दिलाई नहीं तुम्हें। आपने तो दिलाई नहीं थी ना, तो पूछो भी मत। ये बोलकर वो छत पर चली जाती है। तभी चुड़ैल उड़ते हुए उसकी छत पर आ जाती है और कहती है, प्रीति, आओ बेटा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आज भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, हम बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ आंटी, मुझे आज भी आपके साथ खेलना है। मुझे चीज चाहिए, नई वाली। चुड़ैल की बात सुन प्रीति उसके साथ कब्रिस्तान चली जाती है। वहाँ चुड़ैल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए कब्रों के पीछे छुप रही थी, तो कब्रों पर कूद भी रही थी, तो कभी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर बहुत खुश थे। तभी प्रीति थक कर बैठ जाती है और कहती है, आंटी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, अब नहीं खेला जा रहा। अच्छा, आओ मेरी गोद में सिर रख लो और सो जाओ। मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जाए। लोरी सुनते ही प्रीति चुड़ैल की गोद में सो जाती है। कुछ देर बाद जाकर प्रीति वापस घर चली जाती है। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बहुत देर तक नहीं आती। रात में शीतल और रविंद्र अपनी बेटी को देखने जाते हैं तो वो उन्हें कमरे में नहीं मिलती। दोनों सुबह तक अपनी बेटी का इंतजार करते हैं कि प्रीति आ जाती है। उसके हाथ में चॉकलेट और गुड़िया देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कुछ कहते उससे पहले रविंद्र उसे रोककर कहता है, शीतल नहीं, अभी इसे कुछ मत कहो। ये रोज कहाँ जाती है और ऐसा बर्ताव क्यों करती है, ये हमें पता लगाना होगा। आप ठीक कहते हैं। दोनों रात में सोने का नाटक करते हैं और जैसे ही शीतल उठकर चुड़ैल के साथ कब्रिस्तान जाती है, वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरानी से बोलते हैं, हे भगवान, मेरी बेटी पर चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। वो रोज इस चुड़ैल के पास आती है, इसीलिए वो हमसे नफरत करने लगी है और उसके साथ ज्यादा रहने लगी है। मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ अभी। नहीं शीतल, रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें पता ही है चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, हमारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं देगी। हमें किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। अपनी बेटी को इसके चंगुल से निकालने के लिए हमें वापस लौटना होगा, अभी इसी वक्त। रविंदर की बात सुनकर शीतल पत्थर रखकर अपने कदम वापस ले आती है और दोनों इसी क्षण एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी बेटी की मदद के लिए गुहार लगाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक अपनी सारी तंत्र मंत्र की जरूरत वाली चीजों को उस कब्रिस्तान में ले आता है। चुड़ैल के सामने जाकर उस पर फेंकता है। तभी चुड़ैल गुस्से से कहती है, कौन है? कौन मेरे और प्रीति के बीच में आया है? काली चुड़ैल एक बच्चे पर कब्जा करके उसके साथ खेलती है।
उसे कब्रिस्तान में बुलाती है। शर्म नहीं आती? छोड़ दे इस बच्ची को, इसके माँ बाप इसे लेने आए हैं। नहीं दूंगी, प्रीति को मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरी बेटी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके साथ खेलती हूँ, खुश रहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलते ही तांत्रिक चुड़ैल पर अभिमंत्रित बभूत फेंकता है, जिससे चुड़ैल तब भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। प्रीति, मेरी बच्ची मेरे पास आ जा। नहीं दूंगी प्रीति, कहीं नहीं जाएगी। लगता है चुड़ैल को तुम्हारी बेटी से ज्यादा मोह हो गया है, इसलिए तुम्हारी बेटी को छोड़ नहीं रही। मुझे इसे वापस उसी कब्र में बंद करना होगा, तभी तुम्हारी बेटी को छोड़ेगी। ऐसा बोलते ही तांत्रिक अपने कठोर मंत्र के उच्चारण से उस पर गंगा जल डालता है, जिसके बाद चुड़ैल तिल मिलाकर कहती है, छोड़ छोड़ मुझे तांत्रिक, छोड़। जा चुड़ैल जा, अपनी कब्र में वापस जा। छोड़ दे इस बच्ची को, जा अपनी कब्र में। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी बात सुनकर वापस अपने कब्र में चली जाती है और तांत्रिक उसकी कब्र को तंत्र मंत्र विद्या से बांध देता है, जिसके बाद प्रीति खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। भूतिया बाप की जुड़वा बेटियां। रुपेश और काजल की शादी को 1 बरस बीत चुका था। दोनों के बीच काफी प्यार था। वक्त आया जब काजल गर्भवती हुई और मुस्कुराते हुए वो अपने पति से कहती है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे भी बताओ अपनी इस खिलती मुस्कान का कारण। बहुत जल्द हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, आप पिता बनने वाले हैं। सच में? काजल, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम 2 से 3 होने वाले हैं। समय गुजरने के साथ काजल की गर्भावस्था को 9 महीने पूरे होने के साथ उसे दर्द शुरू होता है, जिसे देख रुपेश उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर रुपेश को बताते हैं, आपकी पत्नी के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो उन बच्चों को जन्म दे सके, और अब आपकी पत्नी को बचाना बड़ा मुश्किल है। आखिरी बार आप उससे मिल लीजिए। रुपेश आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, काजल, तुम मुझे यूं बीच राह में छोड़कर नहीं जा सकती। रुपेश, मैं आपसे दूर कहाँ जा रही हूँ? अपनी निशानियाँ आपकी झोली में डालते जा रही हूँ, उनका ख्याल रखना। बच्चों को जन्म देते वक्त काजल दम तोड़ देती है, पर रुपेश के दोनों जुड़वा बेटियां सही सलामत उसके हाथों में आ जाती हैं और रुपेश को जीने की हिम्मत मिल जाती है। फिर वो कहता है, आज से तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरी शहजादियों। मैं तुम्हें खूब प्यार दुलार दूंगा। आज से तुम्हारा नाम है रिद्धि और सिद्धि। समय की रफ्तार तेजी से गुजरने लगती है और रुपेश एक माँ की तरह अपनी जुड़वा बेटियों की देखभाल करता है। वक्त के साथ अब रुपेश की जुड़वा बेटियां 5 बरस की हो जाती हैं। एक रोज रुपेश काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता है और लौटते वक्त कहता है, काफी रात हो गई है, मेरी दोनों बेटियां डर रही होंगी, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। पिता होने के नाते वो बेटियों के मुंह में हड़बड़ाहट में गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज करके आगे बढ़ने लगता है कि अचानक उसकी गाड़ी एक बड़े ट्रक से टकराकर संतुलन से बाहर हो जाती है और एक खाई में नीचे गिर जाती है, जिसके बाद गाड़ी और रुपेश दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। रुपेश की आत्मा एक भूत बनकर खाई से बाहर निकलकर कहती है, नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। अब मेरी बेटियों की परवरिश कौन करेगा? मुझे प्रकृति के दायरे तोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि अभी मैं मजबूर हूँ। मेरी नन्ही बेटियों का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं। अभी मैं मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वर। भूत बना रुपेश के शरीर से खून की धाराएं सड़क को सराबोर कर रही थीं, पर उसे अपने जख्म से ज्यादा अपनी बेटियों की चिंता सता रही थी। भूत अपनी शक्तियों से खून के बहाव को रोककर चक्रवाती बवंडर में ढलकर उड़कर गांव पहुंचता है, जहां भूत झुंड में बैठे लोगों को नजर नहीं आता और उनके बीच से गुजरकर अपने घर पहुंचता है। तभी उसकी दोनों बेटियां उसके गले लगकर कहती हैं, पिताजी, आप कहाँ रह गए थे? मेरी बच्चियों, तुम्हारा पिता एक बहुत ही बड़े तूफान में फंस गया था, पर मैं आ गया हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर भूत अपनी जुड़वा बेटियों को खिला पिलाकर सुलाते हुए कहता है, क्या मेरी जुड़वा बेटियों को मेरा भूतिया रूप देखकर मुझसे जरा भी डर नहीं लगा, या फिर अभी इन्हें संसार से परे दूसरी दुनिया की पहचान नहीं है? मैंने काजल से जब तक मेरी भोली बेटियां समझदार नहीं हो जाती, मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। भूत उनका ख्याल रखता है, उन्हें घुमाने फिराने ले जाता है और उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया करता।
पर अब धीरे धीरे भूत के किस्से गांव में महामारी की तरह फैल जाते हैं और गांव वाले बात करते हुए कहते हैं, अरे सुरेखा, सुना है कि उन दोनों जुड़वा बेटियों का पिता मरकर भी उनकी देखभाल करता है। अरे ये एकदम सच बात है विमला बहन। कल मेरे पति बाहर गए थे तो उन्होंने देखा कि भूत अपनी बेटियों के लिए बर्फ का गोला बनवा रहा था और बर्फ वाला डर के मारे अपना ठेला छोड़कर भाग गया। अरे इतना ही नहीं, परसों मैंने भी गांव के पार्क में देखा कि दोनों जुड़वा बहनें झूले पर बैठी हुई थी और कोई इन्हें झूला झुला रहा था, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। अरे वो इनका भूतिया बाप ही होगा। अब तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो भूत हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। लगातार समय गुजरता है और भूत की जुड़वा बेटियां 10 बरस की होने को आ जाती हैं। दोनों बेटियां कहती हैं, पिताजी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या चाहिए मेरी दोनों परियों को अपने पिता से? कल हमारा जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि सारे गांव वाले हमारे घर आए। ये मुमकिन नहीं। अगर गांव वाले यहाँ आए तो मेरी दोनों बेटियों के सामने मेरे भूत होने का रहस्य न खुल जाए, क्योंकि गांव वाले मेरी असलियत से वाकिफ हैं। पिताजी, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मेरी शहजादियों, मैं ये कह रहा था कि गांव वालों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है। हम अपनी खुशियाँ आपस में ही बांट लेंगे। पिताजी, हमारा बहुत मन था कि सब लोग हमारे जन्मदिन पर आकर केक खाएं और डांस करें और हमारे लिए तोहफे लेकर आए। ठीक है मेरी बेटियों, तुम्हारा पिता तुम्हारी इस जन्मदिन की ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। भूत रात के अंधेरे में उन्हें सुलाकर गांव के बीचों बीच खड़ा होकर बवंडर मचाते हुए कहता है, सुन लो भीमपुर गांव के लोगों, कल मेरी दोनों जुड़वा बेटियों का 10वां जन्मदिन है। तुम सारे के सारे कल उनके जन्म के अवसर पर आमंत्रित हो। अगर किसी ने भी ना आने की गुस्ताखी की तो मैं उसके बच्चों को मौत की नींद सुला दूंगा। इसे खोखली धमकी मत समझना, वरना वर्षों अपने बच्चों की लाशें बटोरने से फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर भूत वहां से गायब होकर अपने घर आ जाता है और अपनी आंखों की शक्ति और शैतानी हाथों के बल से पूरा घर गुब्बारों की लड़ियों से सजा देता है। अगली शाम सारा गांव भूत के कहर से डरकर जन्मोत्सव पर शामिल होता है और विमला कहती है, सुरेखा बहन, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस भूत ने इस रंग बिरंगे केक को भी अपने शैतानी खून और मांस से न बनाया हो। छी 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 छी, शुभ शुभ बोलो विमला, क्यों मुझ ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट करने पर तुली हो? कुछ साल और बीतने के बाद अब भूत की जुड़वा बेटियां 15 बरस की होने के साथ गांव का रवैया समझने बूझने लगती हैं और पिता से कहती हैं, पिताजी, आखिर क्या कारण है कि गांव वाले हमसे डरे सहमे हुए रहते हैं? ना कोई हमसे बात करना चाहता है। सभी हमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे हम कोई खतरनाक भूत हो। ना हमारा किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रहा है। आखिर क्यों? आज हमें इन सभी सवालों का जवाब चाहिए। वक्त आ गया है मेरा खौफनाक सच तुम्हारे सामने लाने का। ऐसा कहकर भूत अपने सर्वशक्तिशाली खौफनाक रूप में आ जाता है और उसके चेहरे से खून टपकने लगता है। उसकी लाल आंखें, लंबे हाथ और बिगड़ी सूरत देखकर दोनों डरकर कदम पीछे करके कहती हैं, ये तो भूत है। सही पहचाना, तुम्हारा पिता एक भूत है। इसलिए गांव वाले मेरे ही खौफ के कारण न तुमसे बात करते हैं और न तुम्हें अपने पास आने देते हैं। पिताजी, अब हम बड़े हो चुके हैं, इसीलिए हम अपना ख्याल रख सकते हैं। आप हमें बताइए कि आपको इस भूत श्रेणी से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं इतने साल से सिर्फ तुम दोनों के सयाने होने की खातिर ये दोहरी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि मैं पिता के मोहजाल में जकड़ा हुआ था। पर अब मेरा कर्तव्य खत्म हुआ, इसलिए मैं इस इंसानी दुनिया से खुद को मुक्त करता हूँ। बेटियों से बिछड़ने के गम में भूत खून के आंसू रोते हुए आसमान में गायब हो जाता है और उस दिन के बाद से वो भूत फिर कभी किसी को नजर नहीं आता और दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। साथ ही गांव वालों के दिल से उस भूत का खौफ पूरी तरह से निकल जाता है। कहानी सुनाने वाली चुड़ैल दादी। रात का समय था, चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही थी। पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया में एक बूढ़ी चुड़ैल दादी बैठी बच्चों को आवाज लगाती है, मेरे बच्चों आओ, मैं तुम्हें सुनाऊं एक इमोशनल कहानी।
आओ मेरे बच्चों, आओ। उस चुड़ैल दादी की आवाज नंदन नगर गांव के सभी बच्चों के कानों तक जाती है और सभी बच्चों की अचानक ही आंख खुलती है और अपने घर का दरवाजा चोरी छुपे से खोलकर बाहर आ जाते हैं। सभी बच्चे दौड़ते हुए उस पीपल के पेड़ के पास की कुटिया के अंदर चले जाते हैं। उन बच्चों में से विशाल नाम का एक छोटा लड़का दादी माँ से बोलता है, दादी माँ, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? मैं तुम्हें वही कहानी सुनाऊंगी मेरे बच्चों, जो मैं तुम्हें हमेशा से सुनाती आई हूँ। तो मेरे बच्चों, चलो ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में, क्योंकि धरती पर ये दुनिया तुम्हें कहानी सुनने ना देगी। इतना कहकर दादी माँ अपनी कुटिया को अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है और हवा में उड़ाते हुए चांद के पास ले जाती है। चांद को खुद के करीब देख बच्चे खुशी से बोलते हैं, दादी माँ, आप तो सच में हमें चांद पर लेकर आ गई हैं। चलो अब जल्दी से कहानी सुनाना शुरू कर दो। आज से कुछ साल पहले की बात है। नंदन नगर गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बहू, बेटे और अपने एक पोते के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत के बेटे का नाम विराज और बहू का नाम शांति, साथ ही पोते का नाम चीकू था। बूढ़ी औरत का बेटा इंडिया से बाहर जॉब करता था। विराज अपने परिवार के साथ कई साल बाद एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए आया करता, और एक बार जब वो इंडिया आया तब वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये घर बेचकर तुम्हें भी अपने साथ आउट ऑफ इंडिया ले जाऊं। तो तुम जल्दी से ये घर मेरे नाम कर दो, उसके बाद हम सभी आउट ऑफ इंडिया में काफी खुशी से रहेंगे। नहीं, कभी नहीं, मैं अपना घर कभी नहीं बेचूंगी। ये तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। मैं इस निशानी को अपने से अलग कभी जिंदगी में भी नहीं करूंगी। और अगर तुझे इंडिया में रहना ही नहीं है तो तू मेरे घर पर आ ही मत, क्योंकि मैं तो अपना ये घर नहीं बेचने वाली। तो ठीक है बुढ़िया, तू यहीं पर पड़ी रहे। हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन याद रखियो, अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो वापस हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। और अगर यहाँ पर तू मर कर सड़ भी जाएगी तो भी हम तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। तू यहाँ पर मरेगी तो सड़ गल कर ही मरेगी, समझी तू? तेरी लाश को कोई ठिकाने लगाने वाला भी नहीं होगा। ये अपने भेजे में घुसा ले। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तुम लोग दो मुहे सांप निकलोगे, ये मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे ये बात पता होती कि मेरा बेटा बहू ऐसे हैं, तो शायद मैं तुम्हें कब का अलग कर चुकी होती। अपनी बूढ़ी माँ को नजरअंदाज करते हुए वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और पैकिंग करने लगते हैं कि तभी चीकू अपनी दादी के गले लगकर कहता है, दादी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। आप मम्मी को अलग होने के लिए क्यों कह रही है? मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। वो मुझे आपसे अलग कर रही है। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। प्लीज दादी माँ, मम्मी और पापा को समझाओ ना। दादी कुछ बोलती कि उससे पहले विराज और शांति वहाँ आ जाते हैं और चीकू का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचकर दरवाजे के बाहर ले जाते हैं। दादी माँ अपने बेटे और पोते को आखिरी बार गले लगाने के लिए उनके पास जा ही रही थी कि तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उस बूढ़ी अम्मा के सिर में चोट लग जाती है और वो वहीं तुरंत खत्म हो जाती है। उसकी बहू की कही हुई बात सच निकली। वो बूढ़ी औरत वहीं सड़ गलकर मर गई, लेकिन उसके बहू बेटे को आज तक उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं चला और ना ही वो अपनी माँ को देखने के लिए आए। तो बच्चों, बताओ ये कहानी कैसी थी? दादी माँ, आपकी तो कहानी हमेशा ही सुपर से ऊपर रहती है, लेकिन मुझे तो उस बूढ़ी दादी के ऊपर तरस आ रहा है, उसकी बहू और उसका बेटा। उसकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दादी की नजर आसमान में पड़ती है। वो देखती है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। ये देख दादी माँ बोलती है, बच्चों, अब सुबह होने वाली है। तुम सभी अपने घर चले जाना और मैं अपनी कुटिया में गायब हो जाऊंगी, क्योंकि दिन के समय मैं बाहर नहीं आ सकती। इतना कहकर दादी माँ एक बार फिर अपनी आंखें बंद करती है और अपनी कुटिया को हवा में उड़ाते हुए उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी कर देती है और सभी बच्चे चोरी चुपके से अपने अपने घर में जाकर सो जाते हैं।
इस तरह अब दिन बीतने लगे और ये सिलसिला यूं ही चलने लगा। रात के समय विमला की माँ सुमति पानी पीने के लिए उठती है कि वो तभी अपने बच्ची को अपने पास न पाकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वो अपने पति को जगाते हुए बोलती है, अरे हीरा जी देखिए, हमारी बच्ची हमारे पास नहीं है। उसकी ये बात सुनकर हीरा तुरंत अपनी आंखें खोलता है और पूरे गांव में छानबीन करने लगता है। हीरा की छानबीन से अब पूरा गांव जाग जाता है और सभी गांव वाले देखते हैं कि हीरा की बेटी के साथ साथ उनके भी घर के बच्चे गायब हैं। ये सब देख गांव वाले आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे भैया रामू, आखिर हमारे गांव के बच्चे इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? अरे भैया, हमको तो नहीं पता आखिर हम सभी के बच्चे कहाँ गए हैं। हम लोगों को उन्हें ढूंढना होगा। गांव वाले अब अपने बच्चों को ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें अपने बच्चे नहीं दिखते। सुबह के 4 बज चुके हैं। सभी गांव वाले उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने बच्चों की राह देख रहे थे कि तभी वो कुटिया नीचे आती है जिसमें से वो बच्चे निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उस कुटिया के अंदर जाते हैं। तब वो एक चुड़ैल को देखते हैं। सभी गांव वाले उस चुड़ैल से बोलते हैं, अरे तुम तो वही हो ना जिसका बेटा छोड़कर चला गया था। हमारे बच्चों को छोड़ दो, क्यों तुम हमारे बच्चों को हर रात इस तरह गायब करती हो? बेटा, मैं तुम सभी गांव वालों को कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस बच्चों को कहानियां सुनाती हूँ। अम्मा, आपकी कहानियों की वजह से हमारे बच्चे पूरी तरह नींद नहीं ले पाते और इस तरह वो कमजोर होते जा रहे हैं। हम सभी आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे गांव को छोड़कर चली जाइए। चुड़ैल दादी गांव वालों की बात से सहमत होती है और उदास होकर वहां से जाने के लिए हाँ कर देती है कि तभी विमला दादी से बोलती है, दादी, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हमें कहानी सुनाती थी वो किसी और की नहीं, वो बल्कि आपकी कहानी थी। हाँ बच्चों, वो बूढ़ी बदकिस्मत औरत मैं ही हूँ। खैर, मेरा अब जाने का वक्त हो गया है। मेरे बच्चों, मेरा समय पूरा हो चुका है। अलविदा मेरे बच्चों, अलविदा। इतना कहकर चुड़ैल दादी वहां से गायब हो जाती है। इस तरह बच्चों को रात के समय कोई बूढ़ी दादी नहीं बुलाया करती थी और ना ही अब बच्चे रात के समय अपने घर को छोड़कर बाहर जाया करते और सभी बच्चे अब अपने माता पिता के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जादुई नींबू ATM। राजू और रीना 2 भाई बहन थे। दोनों बहुत छोटे थे जब माँ बाप का साया उनके सिर से उठ गया था, जिसके बाद दोनों छोटा मोटा काम करके अपने पेट भरने का प्रबंध कर पाते थे। वो सब्जी मंडी के बड़े बड़े व्यापारियों का काम करते थे। उसी मंडी का एक बड़ा व्यापारी था पप्पू। वो दोनों को बुलाकर कहता है, क्यों रे रीना, राजू, मेरे लिए काम करोगे? करूंगा सेठ जी। ये ले, 5 किलो नींबू हैं। इसे तुझे आज बेचने हैं और इस नींबू के कमाए आधे मुनाफे को तुझे मुझको देना होगा। मंजूर है? हम करेंगे इसे। हमारे पास तो पैसे ज्यादा आएंगे तो हम अपने रहने के लिए एक छप्पर का जुगाड़ तो कर ही लेंगे। दोनों पप्पू की शर्त मानकर उसके दिए नींबू को बाजार में बेचने लगते हैं। बच्चों के बुलंद आवाज से ग्राहक उनके इर्द गिर्द जमावाड़ा लगा लेते हैं। फिर कुछ ही घंटे में सभी नींबू की बिक्री हो जाती है और दोनों खुश होकर पप्पू को आधा पैसा देकर कहते हैं, ये लो सेठ जी, आज की आधी कमाई। शाबाश, मैं जानता था कि तुम दोनों भाई बहन ये काम आसानी से करोगे। अब मैं रोज तुम्हें नींबू दूंगा और तुम उसे बेचकर आधा पैसा मुझे देना और आधा खुद रखना। इससे तुम भी खुश और मैं भी खुश। इस तरह अब राजू और रीना पप्पू के दिए नींबू को बेचा करते थे, जिससे कमाए दामों से वो अच्छा खाना खा पाते थे और कुछ बचा भी पाते थे। पर फिर से गरीबी ने उनको घेर लिया। एक दिन पप्पू के सभी नींबू सड़े गले निकलते हैं, जिस कारण उन्हें भारी नुकसान होता है। पप्पू कहता है, क्यों रे, तुम दोनों मुझसे शान पट्टी कर रहे हो? लाओ आज की आधी कमाई। सेठ जी, आज जो आपने नींबू हमें बेचने को दिए थे वो सारी ही एकदम खराब थे। मैंने क्या तुम्हें सिर्फ ताजा माल बेचने के लिए थोड़े रखा है? बासी माल क्या तुम्हारा बाप बेचेगा? पर वो नींबू खराब थे, इसमें हमारी क्या गलती है? मेरी गलती है? जल्दी से हार जाना दो, वरना मैं तुम दोनों टिंगोरों को नींबू की तरह निचोड़ कर रख दूंगा। ये तो सरासर जाती है, गलती आपकी। हार जाना हम क्यों भुगते? अब मैं तुम भिखारियों को अपने नींबू बेचने को दूंगा ही नहीं। इस तरह अनाथ रीना और पप्पू फिर से बेरोजगार होकर गंभीर गरीबी का जीवन गुजारने पर विवश हो जाते हैं।
कि रीना कहती है, कैसी बहन हूँ मैं जो अपने छोटे भाई का ख्याल भी नहीं रख सकती। दीदी हम कर भी क्या सकते हैं। राजू, मंडी से कुछ दूर किसानों के सब्जियों के खेत हैं, क्यों ना हम उनके लिए सब्जियां तोड़ने और कट्टे में भरने का काम कर लें। हाँ चलो चलते हैं। दोनों आस का दामन थामकर चल पड़ते हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं लगता। जिसके बाद राजू कहता है, दीदी मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। ये सुनकर रीना उससे कहती है, ठीक है राजू, अब हम सड़क की लंबी दूरी तय नहीं करेंगे, बल्कि इसी जंगल के अंदर से चलकर छोटा रास्ता तय करते हैं। दोनों उस जंगल में कदम रखते हैं। वहां दूर दूर तक उनके अलावा कोई नहीं दिखता। जंगल एकदम बंजर और वीरान पड़ा था। दोनों डरते हुए तेजी से कदम बढ़ाने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल के एक पेड़ के पास सटा हुआ फटेहाल भिखारी दिखाई देता है, जो मदद मांगते हुए कहता है, सुनो बच्चों, मेरी मदद करो, रुको, यहाँ आओ, मेरी पुकार सुनो। दीदी लगता है उस भिखारी को हमारी मदद की जरूरत है। हाँ चलो उसकी मदद करते हैं। दोनों उस भिखारी के पास आकर कहते हैं, बाबा आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं बाबा नहीं भिखारी हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मैं कई दिनों का भूखा हूँ। हमारे पास आपके लिए भोजन तो नहीं है, पर ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए। दीदी ये बचे आखिरी सिक्के भी हम इन्हें दे देंगे तो हमारा क्या होगा? राजू, हमसे ज्यादा इन्हें हमारे पैसों की जरूरत है, और फिर भूखों का पेट भरना बहुत ही पुण्य का काम होता है। माँ कहा करती थी, ऊपर वाला हमारा कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देगा। ये पैसे आप रख लीजिए, इसे आप अपना पेट भर सकते हैं। रीना जैसे ही अपने पैसे उस भिखारी के हाथों में देती है, तभी अचानक वो फटे हाल भिखारी एक सुंदर सी पोशाक पहने हुए देवता का विशाल रूप धारण कर लेता है, और अगले ही पल वृक्ष देवता के जादू से सारा बंजर जंगल सैकड़ों नींबू से लदे हुए हरे भरे वृक्षों में बदल जाता है। जिसके बाद देवता कहते हैं, आश्चर्यचकित न हो, वो भिखारी का स्वरूप सिर्फ एक माया जाल था। मुझे उस स्वरूप को धारण करना आवश्यक था ताकि मैं तुम्हें परख सकूं। ये बंजर जंगल अचानक से इतने सारे नींबू के पेड़ों में कैसे बदल गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये मेरी सजी जादुई नींबू की नगरी है। मैं इस नगर का वृक्ष देव हूँ, जो द्वारपाल की नाई इन सभी नींबू के पेड़ों की रखवाली करता है, और जो कोई मनुष्य इस जंगल से गुजरता है मैं उनकी परख करता हूँ, और जो मेरी नजरों में खरा उतरता है मैं उनकी सहायता करता हूँ। जैसे कि तुम दोनों परीक्षा में सफल हुए हो, मांगो, क्या वरदान चाहिए? हम नींबू बेचा करते थे, उससे हमारी जिंदगी भी अच्छे से गुजर बसर होने लगी थी, पर अचानक सब कुछ बिगड़ गया। हम फिर से नींबू बेचना चाहते हैं। ये सुनकर वन के वृक्ष देव जंगल के वृक्ष से एक नींबू तोड़कर उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक जादुई नींबू के एटीएम घर का निर्माण करते हुए कहते हैं, ये एक जादुई नींबू का एटीएम घर है। जब कभी भी तुम इस एटीएम मशीन से नींबू मांगोगे तो ये तुम्हारे कहे अनुसार नींबू की बरसात करेंगे, और उन्हें बेचकर तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो। तथास्तु। जादुई एटीएम मशीन का रहस्य बताकर वन देवता विलुप्त हो जाते हैं, और दोनों भाई बहन उस मशीन को लेकर अपने घर आकर उसे एक कोने में रख देते हैं, और दोनों उस एटीएम मशीन से कहते हैं, जादुई एटीएम मशीन हमें ढेर सारे नींबू दे। रीना एटीएम मशीन के नीचे टोकरी लगा देती है। फिर जादुई एटीएम मशीन बड़ा सा मुंह फाड़ कर नींबू की बरसात करने लगती है, जिससे वो बाजार में जाकर बेचते हुए कहते हैं, नींबू ले लो, नींबू ताजे रसीले खट्टे पीले, नींबू ले लो नींबू। कैसे दिए ये नींबू गुड़िया? 150 रुपए किलो। हाय रे दैया, वो पप्पू ने तो बाजार में लूट मचा रखी है। इससे डबल पैसा माँ 1 किलो नींबू देता है, वो भी हरा हरा नींबू। और तुम दोनों बच्चे आधा रेट में इतना रसीला चिकना
और पीला नींबू देते हो? हमका भी 2 किलो बांध दो। नींबू की न्यूनतम कीमत दर सुनकर बाजार के सभी लोगों की भरमार उन दोनों बच्चों की दुकान पर लग जाती है और ऐसे ही वो हर रोज अपनी जादुई नींबू एटीएम मशीन से नींबू निकालकर उन्हें बाजार के बाकियों से सस्ते दामों पर बेच दिया करते। कुछ ही वक्त में वो काफी अमीर हो गए, जिसे देखकर पप्पू कहता है, कल तक मेरे टुकड़ों पर पलते थे, फिर आज अचानक ये इतने महंगे बिकने वाले नींबू लाते कहां से हैं? कुछ तो ऐसा है जो ये बीते भर के बच्चे छुपा रहे हैं। नींबू के पीछे का रहस्य जानने के लिए पप्पू बाजार उठ जाने पर उनका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचता है, जहां वो जादुई नींबू के एटीएम मशीन से रूबरू होता है और उनके घर में घुसकर बोलता है, पप्पू से चालाकी? तो तुम दोनों 1.5 फुटिया इस जादुई एटीएम मशीन से नींबू निकाल कर बेचते हो, इसलिए मेरी दुकान ठप पड़ गई है। अब मैं ये मशीन अपने साथ उठा ले जाऊंगा। पप्पू जैसे ही अपने लालची हाथ आगे बढ़ाकर उस एटीएम मशीन को छूने की कोशिश करता है, जादुई एटीएम मशीन मुंह खोलकर अनगिनत नींबू की भरमार करते हुए उसे खूब लताड़ती है, जिसके बाद पप्पू डरकर वहां से 9-2-11 हो जाता है और इस तरह अनाथ रीना और राजू उस एटीएम मशीन से अपने जीवन की बिगड़ी दशा को पूरी तरह से बदल देते हैं।